इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 के प्रश्नों का रिवीजन किया था। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 का बराबर रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में से जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जैसे पहला प्रश्न है अंतर दीजिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा कहे तो आपको कभी भी अंतर जब लिखना हो तो अंतर लिखते समय आपको बीच में बराबर लाइन खींचनी है, बीच में लाइन खींचनी है और एक तरफ आपको लिखने का वायवीय श्वसन और एक तरफ लिखने का अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और एक तरफ लिखने का अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब आपको इसके अंदर देखो 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको टोटल 4 पॉइंट लिखने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर है तो 2 पॉइंट इस तरफ और 2 पॉइंट इस तरफ। तो देखो यहाँ पर वायवीय श्वसन में पहला पॉइंट लिखने का कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो लिखने का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका परिभाषा का हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब वायवीय श्वसन जो है, वायवीय श्वसन बराबर वायवीय श्वसन के अंत में, वायवीय श्वसन के अंत में लिखने का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंत में, अवायवीय श्वसन के अंत में आपको लिखने का कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लैक्टिक अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये हमारा दूसरा अंतर का पॉइंट हो जाएगा। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको हम कणाभ सूत्र भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कणाभ सूत्र। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य और कणाभ सूत्र में होती है अथवा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है, केवल कोशिका द्रव्य में होती है। अगला हमारा है कि वायवीय श्वसन के अंत में, वायवीय श्वसन के अंत में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन के अंत में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर आपको अंतर के 2 मुद्दे लिखने थे, उनमें से हमने 4 मुद्दे पढ़े हैं, कोई भी 2 मुद्दे आप लिख सकते हैं। यही प्रश्न अगर सेक्शन डी में पूछा जाए, क्योंकि ये चैप्टर सेक्शन डी में भी है, तो प्रश्न ऐसा पूछेगा श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के प्रकार समीकरण सहित समझाइए। तो आपको इसके अंदर 4 पॉइंट लिखने रहेंगे। तो 4 और 4 8 पॉइंट इसके हो जाएंगे और एक हो जाएगी श्वसन की परिभाषा। तो ये हमारे लिए सेक्शन बी और डी दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्शन बी में पूछे तो आपको अंतर में पूछेगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर लिखिए। तो लिखने का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, अवायवीय श्वसन के अंत में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन में
2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखो खाली हमको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण पूछा गया है, तो हमको लिखने का कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से हरी वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसलिए हरी वनस्पति स्वपोषी है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर खाली हमको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखने को बोला है, तो यहाँ पर हमको बैलेंस करने के लिए 6 लगाना पड़ेगा, 12 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमको शब्दों में समझाना हो तो लिखने का हरी वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए हरी वनस्पति स्वपोषी है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, लसिका अर्थात क्या और लसिका के कार्य बताइए। लसिका अर्थात क्या और लसिका के क्या बताइए कार्य। तो ये देखो यहाँ पर ये रुधिर केशिका है, रुधिर केशिका, तो रुधिर केशिका है, ये रुधिर केशिका है और रुधिर केशिका बराबर कोशिकाओं के पास होती है, कोशिकाओं के आसपास होती है, कोशिकाओं के आसपास होती है। तो आपको लिखने का कि रुधिर केशिका में से, रुधिर केशिका में से बराबर रुधिर केशिका में से क्या होता है कि प्लेज्मा, प्लेज्मा को बोलते हैं रुधिर रस, रुधिर केशिका में से प्लेज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका बाहर निकलती है और बाहर निकलकर कोशिकाओं के बीच में रही जगह में भर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लसिका, उसको हम कहते हैं लसिका। तो लिखने का रुधिर केशिका में से बराबर प्लेज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिका बाहर निकलती है और निकलकर कोशिकाओं के बीच में रही जगह में भर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं लसिका। अब लसिका में अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है और लसिका का रंग रंगहीन होता है, लसिका का रंग रंगहीन होता है। लसिका के कार्य पूछे हैं तो लसिका के आपको 2 कार्य लिखने हैं। नंबर एक रोग से रक्षण देता है, तो रोग से रक्षण प्रदान करता है, रोग से रक्षण प्रदान करता है। नंबर 2 वसा का वहन करता है, वसा यानी चर्बी, चर्बी का वहन करता है, तो चर्बी का क्या करता है वहन। तो ऐसे आपको 2 कार्य लिख देने हैं। प्रश्न था लसिका अर्थात क्या और लसिका के कार्य बताइए। तो लिखने का रुधिर केशिका में से थोड़ा सा प्लेज्मा, प्लेज्मा यानी रुधिर रस, प्रोटीन और रुधिर कोशिका बाहर निकलती है और कोशिका के बीच में रही जगह में भर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं लसिका। लसिका में अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, लसिका का रंग बड़ा रंगहीन होता है। अच्छा, लसिका का काम क्या है वहन का, बराबर, क्योंकि ये कोशिका के सीधे संपर्क में है, तो कोशिका को आवश्यक पदार्थ देती है और उसमें से अनावश्यक पदार्थ ले लेती है, बराबर, तो इसका काम है वहन का। पर हमको लिखने का क्या कि लसिका के कितने कार्य। तो नंबर एक क्या करती है, रोग से रक्षण प्रदान करती है। क्या करती है,
रोग से रक्षण प्रदान करती है। नंबर 2, वसा यानी चर्बी का वहन करती है। वसा यानी चर्बी का वहन करती है। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में हमको अंतर दीजिए, अंतर दीजिए। तो अंतर दीजिए में 2 अंतर पूछे गए हैं। पहला अंतर है धमनी और शिरा, धमनी और शिरा के बीच में अंतर, और दूसरा अंतर है स्वपोषी और विषमपोषी के बीच में अंतर, स्वपोषी और विषमपोषी के बीच में अंतर। तो देखो यहाँ पर पहला हम पढ़ेंगे धमनी और शिरा के बीच में अंतर। तो धमनी और शिरा के बीच में जो अंतर है, तो पहला अंतर का पॉइंट बराबर धमनी हृदय से अंगों की तरफ रुधिर का वहन करती है। धमनी हृदय से अंगों की तरफ रुधिर का वहन करती है। अच्छा, शिरा जो है वो अंगों से हृदय की तरफ रुधिर का वहन करती है, रुधिर का वहन करती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि धमनी हृदय से अंगों की तरफ रुधिर का वहन करती है, शिरा अंगों से हृदय की तरफ रुधिर का वहन करती है। अच्छा, धमनी जो है, धमनी में क्या होता है कि धमनी की जो दीवार है वो दीवार मोटी होती है। धमनी की दीवार मोटी और स्थितिस्थापक होती है। धमनी की दीवार मोटी और स्थितिस्थापक होती है। और शिरा की जो दीवार है वो शिरा की दीवार बड़ा नाजुक, पतली और अस्थितिस्थापक होती है, अस्थितिस्थापक होती है। तो आपको याद रखने का कि धमनी की दीवार मोटी और स्थितिस्थापक होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली, नाजुक और अस्थितिस्थापक होती है। धमनी में वाल्व नहीं होता, धमनी में वाल्व नहीं होता और शिरा में वाल्व होता है, वाल्व होता है। अच्छा, अधिकांश धमनी के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है, अधिकांश धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, और बराबर अधिकांश शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये हमारे धमनी और शिरा के बीच में अंतर था। तो लिखने का हृदय से अंगों की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिनी को धमनी कहते हैं। बराबर अंगों से हृदय की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिनी को शिरा कहते हैं। धमनी की दीवार मोटी और स्थितिस्थापक होती है, शिरा की दीवार पतली, नाजुक और अस्थितिस्थापक होती है। धमनी में वाल्व नहीं होता, शिरा में वाल्व होता है। धमनी जो है अधिकांश धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और अधिकांश शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब आता है स्वपोषी और विषमपोषी। तो देखो स्वपोषी क्या है, तो जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? और इस प्रकार की पोषण पद्धति को स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो सजीव बराबर दूसरे सजीव में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं? और इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को विषमपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण में बराबर स्वपोषी पोषण जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि सजीव के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और विषमपोषी पोषण वाले सजीवों में क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है। अच्छा, स्वपोषी सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। स्वपोषी सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। विषमपोषी सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। स्वपोषी सजीव में उदाहरण आएगा हरी वनस्पति, हरी वनस्पति। और विषमपोषी पोषण में बराबर उदाहरण आएगा बराबर मनुष्य सहित सभी प्राणी, सभी बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और कवक। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। फिर से देखो, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रकार की पोषण पद्धति को स्वपोषी पोषण कहते हैं। लेकिन जो सजीव दूसरे सजीवों में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं विषमपोषी। और इस प्रकार की पोषण पद्धति को विषमपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी सजीवों में क्लोरोफिल होता है, विषमपोषी सजीवों में क्लोरोफिल नहीं होता। स्वपोषी सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, विषमपोषी सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्वपोषी सजीव जो है उनमें उदाहरण आएगा हरी वनस्पति, नील हरित शैवाल बराबर। जबकि विषमपोषी में आएगा उदाहरण मनुष्य सहित सभी प्राणी, बैक्टीरिया और कवक। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।